जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे हमारे प्यारे प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 800 सवाल यानी कि टॉप एमसीक्यू। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे इस सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारत। इसके बारे में हम पूरा का पूरा एक रिवीजन सीरीज के जैसे देखेंगे ताकि आपके क्या हो सके, कम समय में ये रिवीजन हो सके। और आपको जब भी आप एक्टिव रीडिंग करके थक चुके होंगे तो ये पैसिव रीडिंग का काम करेगा ताकि आप कैसे कम समय में ये हमारे प्यारे प्राचीन भारत का इतिहास को आप रिवीजन कर सकते हैं। चालू करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरापाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका सही जवाब है नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? हमने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा कुत्ता था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? इसका सही जवाब है सर्वप्रथम भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही जवाब है ईरानियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किया था। उसको ही फारसियों कहते हैं। इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? इसका सही जवाब है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है हिस्टोरिका। ये हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ये मेहरगढ़ से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? ये कोल्डी हवा से ये चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफा है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ये केव पेंटिंग यानी कि शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बुर्जहोम यानी कि ये बुर्जहोम कहाँ पे? ये कश्मीर में। किस काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है? ये नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नुमिस्मेटिक सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है एपिग्राफी। ये अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। भारत में सबसे पुराना सिक्का कौन सा है? इसका सही जवाब है ये आहत सिक्के यानी कि पंचमार्काइन। ये भारत में सबसे पुराने सिक्के हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ये कि हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का कौन सा टाइम पीरियड था? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्य ये टाइम पीरियड हमारे हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता का था। और हड़प्पा सभ्यता ये कॉइन किसने की थी? यानी कि ये सबसे पहले ये टर्म किसने यूज की थी? जॉन मार्शल ने कहा था कि ये इंडस सिविलाइजेशन है। ये सबसे पहले इन्होंने यूज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ये राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ये मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। उसको ही ओएसिस ऑफ सिंध भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका सही जवाब है ये लोथल था। और ये कहाँ पे? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मानी जाती है। और ये कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी यानी कि ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसका सही जवाब है ये कहती पिक्टोग्राफिक थी यानी भाव चित्रात्मक ये लिपि थी। और बोस्ट्रोफिडन ये उनका इसको कहते थे। और इसके बारे में आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने हड़प्पा सभ्यता की यह पूरे साइड देखी है। आप देख सकते हैं हड़प्पा था यहाँ पे या सुक्का गोण, ये सालाकोट, अमरीक, अल्लादीनो, धोलवीरा, लोथल, राखीगढ़ी यहाँ पे पूरे साइड से है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही जवाब है वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही जवाब है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मैंने सेपरेट हड़प्पा सभ्यता पे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ली है। ये इसका पूरा वीडियो है। आपको और भी अच्छा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। जुते हुए खेत एवं नक्शीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये कालीबंगन से मिले। ये कहाँ पे? ये राजस्थान में है। ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन थी? गेहूं और जो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? ये व्यापार और कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ये डांसिंग गर्ल्स इनकी सील है। ये देखिए इनका जो जार है। ये साथ ही उनके क्या है? ये मॉन्यूमेंट्स यानी देखिए है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति देखिए। नर्तकी की डांसिंग गर्ल्स की क्या ये कांस्य की मूर्ति थी। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? उनको लोहे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? कहते हैं कि मातृसत्तात्मक था। लेकिन ऐसा
कोई ऐसा देवी का मंदिर भी नहीं, लेकिन मातृसत्ताक था। चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता कहाँ से मिली? ये लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? वो 16 के अनुपात में थी। मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले? इसका सही जवाब है लोथल और चंदू दहाड़ों में मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब है सुतकोटड़ा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर से ये अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? वो त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर आकार था हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूछते थे? उर्वरा की देवी, ये पूछकर क्या सिंधु सभ्यता के लोग धरती को ये मानकर पूछते थे। स्वस्तिक चिन्ह सभ्यता किसकी देन है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन है हमारा स्वस्तिक चिन्ह। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? ये टेराकोटा कहा जाता था। और ये सिंधु सभ्यता का जो था, ये उत्तर में कौन सा स्थल था, दक्षिण में कौन सा था, पूर्व में कौन सा था और पश्चिम में कौन सा था? उत्तर में था मांदा, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और उत्तर दक्षिण में कौन सा था? दायमाबाद था, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ये पूर्व में कौन सा है? ये आलमगीरपुर है, ये कहाँ पे? यूपी में है। और पश्चिम में कौन सा है? सुतका गेंडोर है, ये कहाँ पे? बलूचिस्तान में है। मैंने याद दिया है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरातन स्थल कौन सा था? ये मांदा था, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने यहाँ पे इमेज दी है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल था कौन सा था? वो दायमाबाद था, कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पुरातन स्थल कौन सा था? ये आलमगीरपुर है, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? ये सुक्का गेंडोरे, कहाँ पे? ये बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए, विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमेशा याद रखें। हड़प्पा के लोग किस खेल में रुचि रखते थे? यानी कि पासा यानी कि डाइस और शतरंज जैसे खेल में वो रुचि रखते थे। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी, ये कालीबंगन का अर्थ है, ये कहाँ पे? राजस्थान में है। बनवली किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में बनवली स्थित है। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है धोलावीरा। और ये एकमात्र सिटी है किसमें? ये 3 पार्ट में डिवाइड है ये धोलावीरा, ये हमेशा याद रखें। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या थी उनकी? अर्बन प्लानिंग थी, क्योंकि ये क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, हमेशा याद रखें। ब्रॉन्ज युग की थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त मेलुआ का क्या शाब्दिक अर्थ है? इसका सही जवाब है उसको किसके लिए? सिंधु सभ्यता के लिए उन्होंने क्या कौन सा शब्द यूज किया? मेलुआ, हमेशा याद रखें। किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? दायमाबाद से ये तांबे का रथ प्राप्त हुआ। अब दायमाबाद हमने कहाँ पे देखा? ये महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1, ये ईंटों का अनुपात। सिंधु सभ्यता के लोग मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये शहद का प्रयोग कर देते। रंगपुरजा हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पे स्थित है? ये सौराष्ट्र गुजरात में ये स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ये कहा था पिगट ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पिगट ने कहा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ये लाल रंग का होता था, साथ ही साथ ब्लैक भी वो यूज करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को विशेष पूजनीय मानते थे? कुबड़ वाला सांड को वो विशेष पूजनीय मानते थे। चंदू चंदूदड़ों की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है एन जी मजुमदार जी ने चंदूदड़ों की खोज की थी। किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित। लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? इसका सही जवाब है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे कहा है? ये बंदर, यानी कि यहाँ पे क्या है? ये डॉकयार्ड फेमस है लोथल में। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? ये गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण क्या माना जाता है? ये बाढ़ माना जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के सर्वप्रथम उत्पादक थे? पूरे जग में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोग ने किया था, ये कॉटन का किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की बनावट कैसे होती थी? ये चौड़ी होती थी, साथ ही एक दूसरे को कैसे 90 डिग्री पे काटती थी, ये ऐसा उनका सड़कें बनावट होती थी। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे को और खुलते थे, इसका अपवाद कौन सा नगर था? ये लोथल नगर था। विन्यास पद्धति अपनाई थी उन्होंने, ग्रिड सिस्टम पद्धति यूज की थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे मुख्य रूप से किसके बने होते थे? ये सेलकड़िक यानी कि स्टेटाइट के बने होते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि सर्वाधिक स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? ये गुजरात में खोजे गए हैं। धोलावीरा की मुख्य विशेषता क्या थी? ये नगर 3 भागों में विभाजित था और यहाँ पे क्या थी? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, मुख्य विशेषता थी। कहाँ पे? धोलावीरा की, गुजरात में स्थित है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? होता चंदूदाड़ो। यहाँ पे क्या नहीं थी? यह सिटाडेल नहीं था। किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? हमने दायमाबाद से देखा है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए
किस वस्तु का प्रयोग होता था, वो क्या करते थे, वो बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति का वो व्यापार के लिए प्रयोग कर देते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, ये सूत कोतड़ा से मिले हैं। ये भी दिखा, हमने देखा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के सर्वप्रथम ये उत्पादक थे, ये कपास के थे, और इसे यूनानी क्या कहते थे, ये सिंडन कहते थे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु के चित्र सबसे अधिक मिले, क्या पे मिले, ये यूनिकॉर्न के चित्र मिले हैं, एक श्रृंगी बैल के चित्र सबसे ज्यादा मोहरों पर मिले हैं पशु के। रोपन किस नदी किनारे स्थित था, यह सतलज नदी किनारे स्थित था। बनवली काव्य है, ये हरियाणा में से क्या प्राप्त हुआ, मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल बनवली ये यहाँ से प्राप्त हुआ। और यह क्या पे, ये लैकअप सिस्टमैटिक ड्रेनेज यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, हमेशा याद रखे। बनवली यानी कि बनवली हरियाणा में लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न का अभाव था, ये इस शहर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, पशुपति शिव की वो पूजा करते थे, साथ ही साथ वो मातृ देवता की भी पूजा करते थे, लेकिन या दोनों के कोई भी मंदिर नहीं मिले, हमेशा याद रखे। हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने में दोनों की प्रथाएं कहाँ प्रचलित थी, हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की यानी कि वो प्रथा थी। हमने देखा कि उनके सभ्यता का माप की इकाई 16 के अनुपात यानी 16 के अनुपात में है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो से किस देवता की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ तीन मुख वाली यहाँ से कहा मिली है, ये मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन से पशु थे, हाथी थे, गेंडा था, चीता थे एवं भैंसा थे, और नीचे क्या थे, ये डियर थे यानी कि हरिण भी थे, हमेशा याद रखे। मोहनजोदड़ो से किसकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, हमने देखा ऊपर, यह नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य अस्त्र क्या, यानी कि वो वेपन थे, वे युद्ध प्रिय नहीं थे, क्या कहते थे, वो खेती करते थे और उनके पास कुलाड़ी, आरी और छुरी जैसे औजार रहते थे। ये मैंने यहाँ पे इमेज दी है ताकि आपको मेमोराइज हो सके। दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांटते हैं, एक ऋग्वेदिक है, उसके बाद है उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कौन सा है, 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता कालक्रम क्या है, 15 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। उसे वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा जाता है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का क्या समय है, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक, ये ऋग्वेदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल क्या है, 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक क्या है, ये उत्तर वैदिक काल है, ये हमेशा याद रखें। ये मैंने ये इमेज दी है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है, उसको कहते हैं हम वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, ये होता था श्रेष्ठ या कुलीन। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, ये मध्य एशिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, और वो कौन सा प्रदेश था, पंजाब और अफगानिस्तान का प्रदेश को हम क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे, क्योंकि वहां पे पंजाब को हम कहते पंच नदी वाला प्रदेश कहते थे, वहां पे उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, हमेशा याद रखे, वो ग्रामीण सभ्यता थी, हमेशा याद रखे। और सिंधु सभ्यता कौन सी थी, ये नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, वो संस्कृत थी। ये देखिए मैंने यहाँ पूरी इमेज दी है ताकि आपको याद हो सके। आर्यों के प्रशासनिक इकाई का क्रम यानी कि आरोही क्रम से क्या था, सबसे छोटा था कुल, बाद में ग्राम, मंगवीश, फिर जन, और सबसे ऊपर राष्ट्र होता था, ये हमेशा याद रखे। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। राजा अधिकारी के प्रमुख मुख्य कौन थे, ये पुरोहित व सेनानी, ये सबसे मेन थे। ऋग्वेदिक काल में प्रसिद्ध पुरोहित कौन थे, इसका सही जवाब है वशिष्ठ एवं विश्वामित्र, ये सबसे प्रसिद्ध पुरोहित थे। राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी, ये थी सभा एवं समिति, ये राजा को सलाह देती थी। ये क्या हुआ, फिर उत्तर वैदिक काल में इसका दोनों का नष्ट हो गया, ये दोनों को इसे बात किया गया। विष का प्रधान क्या कहलाता था, विषपति कहलाता था। जन के शासक को क्या कहा जाता था, उसको राजन कहते थे। ऋग्वेद में पूरब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, ये पुरंद यानी कि दुर्गपति को, यानी कि केले के रक्षक को कहा है पूरब। ऋग्वेद में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, ये स्पर्श कहा जाता था। दसरा युद्ध यानी कि बैटल ऑफ टेन किंग का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है, वो 7वें मंडल में है। और दसरा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये परुशनी नदी यानी कि आधुनिक भारत की हमारे रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था, ये 4 वर्णों में विभक्त था। और ये कहाँ पे मेंशन है, ये 10वें मंडल में दिया है कि वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। और ये 10वें मंडल में किसके, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में यहाँ पे मेंशन किया गया, ये हमेशा याद रखे। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेदों की संख्या है, कौन सा, ऋग्वेद थे,
सामवेद थे, यजुर्वेद थे और अथर्ववेद थे आने वाले नीचे दिया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र का ग्रंथ है? ये ईरान का ग्रंथ है। आपने अभी देखा होगा ईरान के विरुद्ध किसने, इजराइल और यूएसए ने क्या हमला किया है। इसका मैंने अलग से वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? अपौरुषीय और श्रुति को हम क्या कहते हैं? वेदों को कहते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल कितनी संख्या है? 1028 ये सूक्तों की संख्या है। और ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल है। पहला और 10वां क्या किया था? ये लाट यानी कि बाद में जोड़े गए थे। सबसे पहले कौन से जोड़े थे? 2 से लेकर 7 तक ये प्रथम जोड़े गए थे। बाद में क्या 1 और 10 जोड़े गए थे। ये कहाँ पे है? ये ऋग्वेद के 10 मंडल में, हमेशा याद रखें टोटल 10 मंडल है। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? ये यजुर्वेद है। उसमें क्या गद्य और पद्य दोनों है। ये क्या देता है? सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल की प्रैक्टिस के बारे में यह डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है? ये अथर्व वेद है। या क्या दिया है? क्यूर फॉर डिसीज, जो भी डिसीज को क्यूर करते हैं उसका भी दिया है, और साथ ही साथ तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला दिया है। और हमने देखा कौन सा सामवेद क्या है? सामवेद ये संगीत का सबसे सबसे फेमस है। ये सर्वप्रथम संगीत का किसको आद्य ग्रंथ कहते हैं? सामवेद को। आरोग्य का मुख्य पेय क्या था? सोमरस था। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये कपिल मुनि थे। हम इसके बारे में देखेंगे। मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? ये जैमिनी थे। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? हमने ऊपर देखा 10वें मंडल में, यह पुरुषोक्त में दिया है। आर्य समाज कैसा था? ये पितृसत्ताक आर्य समाज था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता? ये ऋग्वेदिक काल में अमाजु कहा जाता था। आरोग्य का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? ये सोमरस था, यानी कि वनस्पति से निर्मित, और ये 9वें मंडल में इसकी पूरी चर्चा की है। आरोग्य मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत थे, रथ दौड़ता, घोड़दौड़ता और दूध क्रीड़ा थी। महर्षि कणाद को किस दर्शन का जनक माना जाता है? वो थे वैश्विक दर्शन के वो जनक थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि क्या थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, हमेशा याद रखे। ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? ओनली एक बार। हमेशा याद रखिए, ये पूछा जाता क्योंकि अभी हमारी गंगा पवित्र नदी है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ? ये 3 बार यमुना का उल्लेख हुआ है। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? यह घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। इसके लिए उन्होंने कितना 250 हिम्स यूज किए हैं। अगन्य यानी कि न मारने योग्य पशु श्रेणी में किसे रखा गया था? गाय को रखा गया था। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी। गाय की हत्या करने के लिए वेदों में क्या दंड था? मृत्युदंड या देश से निकालना। इतनी कड़ी कठोर सजा होती थी। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? इसका सही जवाब है यह लोहा था। इसे श्याम अयस्क वो कहते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में उनको लोहा पता ही नहीं था, लेकिन वैदिक काल में उनको लोहे का पता चल गया। तांबे को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? उसे लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वो पनी कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वो वेकनाट कहा जाता, यानी कि सुदखोर कहा जाता था। हमेशा याद रखे। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? ये अग्नि देवता थे, क्योंकि क्या कहता था? मनुष्य और देवता के बीच ये मीडिएटर की भूमिका था, इसका अग्नि कहते थे। हमेशा याद रखे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? इसका सही जवाब है ये प्रजापति जी बन गए। सबसे पहले देखिए ऋग्वेद काल में 2-3 देवता सबसे महत्व थे। कौन से थे? इंद्र था, अग्नि, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इंद्र की जगह कौन आए? इंद्र की जगह आए प्रजापति जी। इंद्र के लिए हम नीचे देखेंगे। सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया? ये मुंडक उपनिषद से हमने क्या सत्यमेव जय से लिया है। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करता है? ये सावित्री को कहता है, यानी कि सूर्य देवता को कहता है। और गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद कौन से मंडल में है? ये 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्रा जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? दत्तात्रेय ऋषि की बेटी निमि ने किसकी श्राद्ध की सबसे पहली प्रथा शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार किन ईंटों का प्रयोग हुआ? पकी हुई ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सबसे पहली बार हुआ। महाकाव्य कितने और कौन से है? इसका सही जवाब है महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। ये आपको इनके क्या होना चाहिए? लेखक पता होना चाहिए। महाभारत का पुराना नाम क्या है? इसे जय संहिता कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये महाभारत है। कुल उपनिषदों की कितनी संख्या है? 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है? ये 18 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? ये 6 वेदांग है। हमने ऊपर देखे थे, इसके नाम बता देता हूँ। योग, न्याय, साक्य,
पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक, ये वेदांगों की संख्या है। हमने 6 देखे हैं। हम यहाँ इनके क्या देखेंगे, इनके लेखक देखेंगे, यानी कि उनको जो भी प्रवर्तक है। योग दर्शन के प्रवर्तक तो पतंजलि जी है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, हमने देखा ये ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक ऊपर हम देखा कि उसको सामवेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10, हमने ऊपर भी देखा। गायत्री मंत्र हमने किस वेद से लिया, ऋग्वेद से लिया है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, सबसे पंजाब और अफगानिस्तान में। अगन्य हमने देखा ये गा है। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी, इसका सही जवाब ये संस्कृत थी। अब हम देखेंगे ये इनके योग के प्रवर्तक, योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, ये थे पतंजलि जी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये गौतम जी थे। साक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि जी थे। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, चार्वाक। इनकी फिलोसफी पढ़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, ये जैमिनी जी थे। उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, ये बादनारायण जी थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये थे कनाद थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं आई थी, 250, और ये प्रिय थे, और प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था। वैदिक काल में टैक्स यानी कि कर को क्या कहा जाता था, ये बलि कहा जाता था। प्रथम विधि निर्माता कौन है, ये मनु है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब शुरू हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, हमने देखा 9वां मंडल वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, ये मनुस्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका किसने लिखी, ये विज्ञानेश्वर जी ने लिखी है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है, लोमहर्ष उनके और पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, यह मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश की जानकारी देता है, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी देता है। वायु पुराण का संबंध किस वंश से, ये गुप्त वंश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है किसमें वर्णित है, इसका सही जवाब है ये जातक कथाएं में वर्णित है। हमारे प्यारे गौतम बुद्ध जी बैठे हैं। बुद्ध और जैन धर्म का मैंने सेपरेट अलग से वीडियो लिया है, आप भी वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने ऐसे अच्छा यानी कि वर्थ इट रहेगा आपको देखने में, ये मैंने जरूर लिया है, आपने देखिएगा। जैन साहित्य को कहाँ कहा जाता है, इसका सही जवाब है जैन साहित्य को आगम कहते थे। गौतम बुद्ध जी के उनके धर्म से यानी कि उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक है, और ये उनके चिन्ह दिए है, हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी घटना से संबंधित है, ये घटना दिया उनको है, प्रतीक दिया। जन्म से घटना उनका कौन सा प्रतीक है, कमल एवं सांड। गृह त्याग जब किया तो उनका कौन सा प्रतीक है, घोड़ा है। उनके ज्ञान का प्रतीक कौन सा है, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का क्या प्रतीक है, ये चक्र है। उनके निर्वाण का प्रतीक कौन सा है, पद चिन्ह। और उनका मृत्यु का कौन सा है, यह स्तूप दिया है। यह 4 नोबल ट्रूथ दिए है, दुख, समुद्र, निरोध और मग्ग मार्ग, ये दिया है। ये बौद्ध धर्म के बारे में हम देखेंगे अभी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारे प्यारे गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम और वंश क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और शाक्यगण के वो मुखिया थे। सिद्धार्थ के गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है, यह महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और मैंने क्या दिया, ये स्तूप का ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप जरूर देखा कीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं। ये हर्मिका है, इसको अंडा कहते हैं गोलाकार को, और उसे जो प्रस्थान होता है उसके मेदी कहा जाता है। ये ऊपर की जो बाहर से होती है उसे वेदिका कहते हैं ये, और ये जो है इसको हम तोरना कहते हैं। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आलर कलाम वे बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और दूसरे गुरु आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के पीछे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, ये पाली भाषा में दिए है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में, कौशल देश की ये राजधानी थी, वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये देखिए बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं, अपने प्रथम उपदेश में 5 शिक्षकों को वो उपदेश देते थे। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है, इसका सही जवाब है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन वो उनका पवित्र त्योहार है। गौतम बुद्ध की निर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और स्थल कौन सा था, ये राजगृह था। कौन से साल में हुई थी,
483 ईसा पूर्व में थी। और अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की जो भी फिलोसफी थी उनको 3 पिटक में बांटा गया था, त्रिपिटक में बांटा गया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। किसके काल में? काला अशोक के काल में। कब हुई थी? ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन थे? ये सब्बाकामी थे। तृतीय बौद्धिक संगति किसके संरक्षण में हुई थी? सम्राट अशोक के। और कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष किसने की थी? मोगालीपुत्र तिस्सा जी ने कही थी। और यहीं पे क्या हुआ था? यहीं पे हुआ था कहा अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और पहले बौद्ध संहिता में कौन सी? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। इनके लेकर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथी बुद्ध संगति किसके काल में हुई थी? यह कनिष्क काल में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलम कश्मीर में। ये कब हुई थी? 1980 एडी में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? ये चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ये हुआ था। ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी 1908 एडी में। गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साधु को क्या कहा जाता है? उनको थेरी कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी? ये 15 वर्ष की थी। यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? हमारे प्यारे गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। जातक कथा किससे संबंधित है? ये बुद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानी से संबंधित है। बुद्ध चरित्र, ये देखिए हमेशा याद रखें, ये बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। कि लेखक कौन थे? ये थे अश्वघोष जी थे। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? जो संघ में शामिल होने पहली महिला थी, हमेशा याद रखें, ये थी प्रजापति गौतमी और गौतम मम्मी, यानी कि गौतम बुद्ध जी के सौतेली माँ का नाम था। और क्या पहली महिला थी वो क्या संघ में शामिल होने वाली। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। हम अभी देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ये हमारे प्यारे महावीर जी है। ये मूर्ति भी दी है ताकि आपको याद रहे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार कौन थे? ये थे ऋषभ देव जी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? ये पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? भगवान महावीर जी थे। भगवान महावीर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में पूर्णग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के पिता सिद्धार्थ, देखिए महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और किस कुल के थे? ये थे द्रतृक कुल के वो थे। महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था? ये यशोदा था। महावीर जी ने कितने वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त किया? ये 12 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महावीर जी को ज्ञान कैवल्य किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ये रुजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न, देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखा और जैन धर्म के भी त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये हमेशा याद रखे, बहुत ही फेमस है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से है? यह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आपको बौद्ध धर्म के 5 महाव्रत बताना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं? नहीं, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? ये आत्मा की मान्यता है, हमेशा याद रखें। महावीर जी किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? वो पुनर्जन्म में और कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किए? शाक्य दर्शन से उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किए। और उसके प्रवर्तक कौन है? हमने ऊपर देखा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। महावीर जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में, ये अर्धमागधी भाषा में थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे, ये प्रथम अनुयायी थे। जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ, कौन से था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे स्थूलभद्र जी। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्र बाबूजी थे। प्रथम जैन संस्कृति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब है ये पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। और उसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र जी ने। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। ये कब हुई थी? 512 ईसा में। और इसके अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने नहीं डाला है सही जानबूझ के। जैन तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र के कौन रचयिता? इसका सही जवाब है ये भद्रबाहु जी ने लिखा है। महावीर जी की मृत्यु यानी कि निर्वाण कहाँ हुई थी? ये पावापुरी राजगीर में हुई थी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। गोमतेश्वर जी की मूर्ति यानी कि बाहुबली जी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? हमने देखा वो श्रवणबेळगोळा कर्नाटक में स्थित है, जो ऊपर वाली मूर्ति है। अनेकांतवाद और सैद्यवाद का संबंध किस धर्म से? ये जैन धर्म से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। सैद्यवाद और अनेकावाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? ये कैवल्य किया गया है। महावीर जी के अनुयायी को मूल्यतः क्या कहा जाता है? ये निग्रत कहा जाता है। द्वारा दी गई 4 शिक्षाओं में महावीर जी ने
कौन सा महाव्रत पांचवा जोड़ा था? ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था, फिर वो उनके पंचव्रत हुए। जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई है? ये तिरु तक्केत्वर जी के द्वारा जीवक चिंतामणि ये किताब लिखी गई है। और जीवक चिंतामणि किस प्रकार का ये ग्रंथ है? ये जैन महाकाव्य ग्रंथ है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु जी ने की थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने कितने जनपदों में बटा था? ये कितने? 16 जनपदों में बटा था। ये देखें, हमने ये 16 महाजनपदों की यहाँ पे लिस्ट दी है। मत्स्य, छेदी, काशी, मल्ला, मगधा, अक्षका, पंचाली, कोशाला, उज्जी, अंग, ये आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? ये अंगुत्तर निकाय में दी है। जैन धर्म में किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ये भगवती सूत्र में है। और किसने इसकी रचना की थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? ये राजगुरु या गिरिव्रज थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये चंपा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये श्रावस्ती थी। अवंती महाजनपद को 2 राजधानियां कौन सी थी? एक थी उज्जैनी उत्तर में और महिष्मती ये दक्षिण में थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये कुशीनारा थी, जहाँ बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? इसका सही जवाब है ये अश्मक था, गोदावरी नदी के किनारे है। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये तक्षशिला थी। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था, हमेशा याद रखिए। विश्व का प्रथम गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कहाँ स्थापित किया गया था? ये वैशाली के लिच्छवियों द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे अब मगध डायनेस्टी के बारे में। यही सबसे उभरा है। मगध में कितनी डायनेस्टी है? 3 डायनेस्टी हुई थी, हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। हर्यंग डायनेस्टी में कौन कौन से थे? बिंबिसार था, अजातशत्रु था और उदयन था। शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग था जी और काला अशोक जी थे। नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद और धनानंद थे। धनानंद को मार करके मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि हर्यंग वंश का ये था बृहद्रथ। हर्यंग वंश का यानी कि सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक ये था बृहद्रथ था। हर्यंग वंश का संस्थापक कौन था? ये था बिंबिसार। कब की थी? 544 ईस्वी सन पूर्व में। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिला? अंग को जीतकर उसने मगध में मिलाया। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में था? यह बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी और उसका नाम कुनिक उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में क्या था? जैन था, बाद में बौद्ध हुआ। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये उदयन के द्वारा की गई। और उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा कौन था? ये नागदर्शक हर्यंक वंश का अंतिम वंश था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहा स्थानांतरित की थी? यह वैशाली को की थी। काला अशोक किस वंश का शासक था? ये शिशुनाग वंश का ये शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हमने देखा महापद्म नंद था। भारतीय इतिहास में क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया? ये कहा गया महापद्म नंद को कहा गया था। ये उसको टर्म दी है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? धनानंद को हराकर। धनानंद किसके समकालीन था? अलेक्जेंडर के समकालीन था, ये हम याद रखें। सिकंदर कहाँ से आया था? ये मैसेडोनिया से आया था, यानी कि मकदूनिया। हाइडस्पेस या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन सा था? ये बुके फला उसके घोड़े का प्रिय नाम था। सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकटर था ये सेनापति। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल उसके गुरु का नाम। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को हम हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? यह ब्यास नदी को पार करने से मना किया था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, हो 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति कौन सा? सेलुकस निकटर था। और जल सेनापति कौन था? ये निर्याकस ये जल सेनापति था। भारत में सबसे पहले सिक्के, हाथ सिक्के किस काल में चले थे? ये बुद्ध काल या महाजनपद काल में चले थे। प्राचीन भारत में श्रेणी किसे कहा जाता था? यह व्यापारियों की संगठन को श्रेणी कहा जाता था। मत्स्य महाजनपद जयपुर की राजधानी क्या थी? यह विराटनगर थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? यह मथुरा थी। कुरु आपने जरूर देखा होगा महाभारत में। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? यह इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? हाईटेक या राजपुर थी।
महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये शक्तिमती थी। मगध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ये था लोह की खनों की उपलब्धता और हाथियों का प्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अजातशत्रु ने किन दो नए हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था? ये था रथमुसल और महाशिलाकंटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसने दो नए इन्वेशन किए थे। अवंती के राजा चंड प्रदोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? अपने वैद्य जीवक को भेजा। प्राचीन काल में किस राज्य को आर्यवत का हृदय माना जाता था? कुरु पांचाल क्षेत्र को आर्यव्रत का हृदय माना जाता था। नंद वंश के किस शासक को उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता? ये महापद्मानंद को। इसके पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है 22 महाजनपदों को, लेकिन मुख्य कितने थे? 16 माने गए। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा है। शादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का सिद्धांत है, हमने ये देखा है। हम देखेंगे अभी मौर्य साम्राज्य, और उसका टाइम पीरियड क्या है? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य साम्राज्य कौन कौन राजा हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य सबसे फेमस, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों राजा महत्वपूर्ण हुए थे। मैंने ये देखिए ये पाटलिपुत्र दिखाया है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ये थे विशाखादत्त। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके बीच? अशोक और कलिंग राजा के बीच। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को कहा भेजा था? ये श्रीलंका में भेजा था। अशोक के शिलालेखों का किसने पहले पढ़ा? ये जेम प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा था 1837 में। सांची का तोप किसने बनवाया? अशोक सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ये हमारे प्यारे अशोक जी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये कुणाल था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अशोक के अभिलेखों की क्या भाषा थी? ये प्राकृत भाषा थी। अब हम इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे मौर्य एम्पायर का। मैंने मौर्य एम्पायर के ऊपर पूरी की पूरे प्रीवियस ईयर लिए है, ये आप जरूर, ये अलग से वीडियो है, ये जरूर चेकआउट कीजिएगा, ताकि ये वन लाइनर होने के बाद आपका पीवाईक्यू भी हो जाए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी रिवीजन और साथ ही साथ ये टॉपिक अच्छा हो सके। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? ये चाणक्य थे, उसका नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? ये अर्थशास्त्र थी। किस पर आधारित थी? राजनीति पर आधारित थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ये धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच कब युद्ध हुआ? ये 305 ईसा पूर्व में उसके दोनों के बीच युद्ध हुआ। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री विवाह का चंद्रगुप्त से किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम हेलेना था। नहीं, शायद इसका नाम हेलेना नहीं था, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा ये, या मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, हेलेना नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? ये मेगास्थनीज था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। उसके मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ये 7 वर्गों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ये भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई थी? ये श्रवणबेळगोला यानी कि कर्नाटक में हुई थी, और सलेखना पद्धति के हुई थी। और सलेखना पद्धति किसकी? ये जैन धर्म की सलेखना पद्धति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन? ये बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार को किस अन्य नाम से हम जाना जाता है? अमित्रघात, ये बिंदुसार को, और उसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? ये तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? पहले सुसीम को भेजा था, फिर अशोक को भेजा था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में वो बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? वो अवंत यानी कि अवंती, उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी उसकी माता का नाम था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की क्या राजधानी थी जिस पर अशोक ने अधिकार जताया? वो तोसली थी। किस युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति की त्याग दी? कलिंग युद्ध को देखकर क्या उन्होंने युद्ध नीति ताकी और धम्मघोष की घोषणा की। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा? श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ये अशोक ने किया था। और ये वर्ल्ड में एक पहले नहीं थे,
ये ईरान के राजा थे, उसने पहले किया था। अशोक जी ने अपने अलग स्टाइल से उनसे प्रेरणा लेकर ये की थी। अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? हमने देखा जेम्स प्रिंसेस को पढ़ा था। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा? यह अशोक वर्धन कहा किया गया है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ये 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा लिखा गया? ये रुमनदेई ये स्तंभ सबसे छोटा स्तंभ लेख है, कहाँ पे? नेपाल में है। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में यानी कि ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? सारे कुना ये कंधार से, ये अफगानिस्तान में है, यहाँ से ये दो भाषाओं में लिखाए गए, ग्रीक है, अरमाइक में। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिए, ये प्रोनाउंसिएशन से इसका मीनिंग अलग होता है। मौर्य प्रशासन में गोप कितने गांवों का शासन संभालता था? ये 10 गांवों का शासन संभालता। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा? ये गूढ़ पुरुष कहा गया था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की कितनी संख्या थी? ये 5 संख्या थी। आपको ये पांचों हमेशा याद रखना चाहिए। सांची स्तूप का मध्य किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत का राजकीय चिन्ह यानी कि लायन कैपिट हमने कहा से लिया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से हमने लिया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यह बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उसके सेनापति पुष्पगुप्त शुंग ने की थी। उसके बाद शुंग घराने की स्थापना हुई। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? अदेव मातृक कहते थे। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? यह तक्षशिला था। नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली थी? कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। अशोक ने गया जिले में आजीविकों के परंतों के रहने हेतु किन गुफाओं का निर्माण किया? 12 बार की पहाड़ी गुफाओं का निर्माण किया। उसमें कहते हैं कर्णचौपार, सुदामी और विश्व झोपड़िया ये गुफाएं थी। देवानंद प्रिय उपाधि किस मौर्य शासक ने धारण की थी? अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने ये देवानाम प्रिय उपाधि धारण की थी। मौर्य काल की मृदा का नाम यानी कि मुद्रा का नाम क्या था? ये पन था। और ये किसकी बनी थी? ये चांदी की बनी थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीब्रोता कहा था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किस झील की जानकारी मिलती है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था? ये सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। बाद में रुद्रदमन ने उसको क्या किया था? रिपेयर भी किया था। अमात्य कौन होते थे? मौर्य काल के सर्वोच्च अधिकारी अमात्य होते थे। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? ये अशोक ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ पे? ये सांची में है, पिपरवा या सांची में। अर्थशास्त्र में कितने अधिकार यानी कि चैप्टर और प्रकरण है? 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। मौर्य प्रशासन में सनिहाता का क्या पद था? ये राजकीय कोषाध्यक्ष यानी कि चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी था। और संहारता का क्या काम था? ये कलेक्टर ऑफ जनरल रेवेन्यू यानी कि राजस्व संग्रह करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, हमेशा याद रखे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। मौर्य काल में कंटक शोधन कहा जाता, किसको कहा जाता? ये फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? प्रथम शिलालेख में ये निंदा की गई है। मौर्य काल में मौर्य सेना का प्रबंधन कितने सदस्यों की समिति करती थी? ये 30 सदस्यों की समिति थी। 6 समितियां थी, उस प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। एस्ट्रोनोमाई किसे कहा जाता था? नगर के अधिकारियों को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। अशोक के समय धम्म महामंत्र की नियुक्ति किस शिलालेख में वर्णित है? वो 5वें शिलालेख में दिया है। अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाते थे? ये चुनार से लाए जाते। कहाँ पे? ये मिर्जापुर के नजदीक है। मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? ये बेगार या निशुल्क यानी कि फोर्स लेबर को विष्टि कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक का कौन सा अभिलेख आर्थिक अभिलेख माना जाता है? यह रुमनदेई अभिलेख अशोक का क्या माना जाता है? आर्थिक अभिलेख माना जाता है। क्यों? इसने कर घटाने का उल्लेख किया, इसी वजह से इसे आर्थिक अभिलेख माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 यानी कि सप्तांग सिद्धांत इसने दिया था? कौटिल्य जी ने, चाणक्य जी ने दिया था। उसमें थे स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी कि पदाधिकारी, जनपद जनता, दुर्ग यानी कि फोर्ट, कोष यानी कि ट्रेजरी, दंड यानी कि शिक्षा और मित्र। ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? महामात्य सर्प वो कहलाते थे। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? पाद्रेटी पेंथलूर ने ये सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। मौर्य काल में दशबंध का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ये इरिगेशन टैक होता था यानी कि सिंचाई कर होता था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हमने देखा तक्षशिला होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा।
और पहली श्रेणी वहां से कौन सी थी, ये दार्शनिक थी यानी कि फिलोसोफर थे। मौर्य काल में अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, 7वां शिलालेख है। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये कौशाम्बी प्रयाग का स्तंभ को रानी का अभिलेख कहा जाता है। मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी, ये रूपाजीवा कहलाती थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल ये शब्द प्रयोग किया है, ये मुद्रा राक्षस किसका है, ये विशाखा दत्ता जी का है। मौर्य काल में बलि का क्या अर्थ होता था, एक प्रकार का धार्मिक कर यानी कि क्या था, धार्मिक कर था। अशोक ने किस स्थान पर कर की मात्रा 16 से घटाकर 18 कर दी थी, ये इसका सही जवाब है लुम्बिनी में क्यों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लिंक है हमारे महान संस्थापक की। मौर्य काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये पन कहा जाता था, हमने देखा ऊपर। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के सम्राट एंटिओकोकस ने किसे भेजा था, ये डायमेकस को भेजा था। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी टू ने किसे मौर्य दरबार में भेजा था, ये भेजा था डायोनिसियस को भेजा था। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। ये देखिए, खरोष्ट लिपि किस दिशा से लिखी जाती थी, दाई से बाई और खरोष्ट लिपि लिखी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का वह स्तंभ जिसे फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया था, यह दिल्ली टोपरा स्तंभ है। अशोक का कौन सा अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में नहीं बल्कि खरिष्टी में भी है, ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का लिपि के ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरुष्टी लिपि में दोनों में भी है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ, हमने देखा यह शुंग वंश की स्थापना हुई थी। हम देखेंगे मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल में शुंग देखेंगे, कण्व देखेंगे, कुषाण देखेंगे और सातवाहन देखेंगे। उस टाइम पीरियड का 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा में। और यहाँ पे कौन कौन से थे, शुंग थे, सातवाहन थे, और हम देखेंगे बाहर से आने वाले विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक थे। उसके बाद कौन सा है, उसके ये बाद प्रतिहार, शक और कुषाण। इसका इंपॉर्टेंट है ISP के यानी कि इंडो ग्रीक, शकास यानी कि पहलवास और कुषाण थे, ये हम देखेंगे नीचे। अब देखेंगे मौर्योत्तर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्पमित्र शुंग ने की थी। पुष्पमित्र शुंग किस धर्म का कट्टर समर्थक था, ब्राह्मण धर्म का। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थापना की थी। प्रसिद्ध व्याकरणकार विद्वान पतंजलि जी किसके पुरोहित थे, पुष्पमित्र शुंग जी के पुरोहित थे। भरत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किसने करवाया था, ये पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये देवभूति जी थे। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी 73 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये था सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन शासकों की राजभाषा कौन सी थी, ये प्राकृत राजभाषा थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में उनकी राजधानी थी। किन सातवाहन शासकों को दो समुद्र का अधिपति कहा जाता था, इसको कहते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। भारत में सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी, सातवाहनों ने शुरू की थी। शिष्य यानी कि लीड के सर्वाधिक सिक्के किस वंश ने जारी किए, ये सातवाहन वंश ने जारी किए। सातवाहन समाज किस प्रकार का था, मातृसत्तात्मक था, क्योंकि उनके शासकों के नाम पहले माताओं पर आधारित था, लेकिन वो कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ, ये सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ। गाथा सप्तशती ग्रंथ किसने लिखा, ये हाल ने लिखा। हाल किस वंश का शासक थे, ये सातवाहन वंश के शासक थे। सातवाहन काल में कौन सा साहित्य प्रसिद्ध था, ये प्राकृत साहित्य ये प्रसिद्ध था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता, गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, ये नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख किसने लिखाया था, ये गौतमी बालाश्री ने लिखा था, और ये कौन थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी जी की माता थी, उसने नासिक का शिलालेख लिखवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था, शक शासक नहपान को उसने पराजित किया था। सातवाहनों की कौन सी लिपि थी, ये ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन की प्रमुख स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी थी, कार्ले का चैत्य, ये हमेशा याद रखे, अजंता एलोरा की गुफा है। अमरावती कला का विकास किस काल में हुआ, सातवाहन काल में हुआ। सातवाहन शासकों को किस क्षेत्र का स्वामी कहा जाता था, दक्षिण पंथ के वो स्वामी कहते थे। कार्ले का चैत्य किससे संबंधित है, सातवाहन कालीन स्थापत्य कला से कार्ले का चैत्य संबंधित है। अब हम देखेंगे विदेश आक्रमणकारी, सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक, शक, पहला और कुषाण। इसके स्पीक हमेशा याद रखे, ये ISP के हमेशा याद रखे, ISP के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, वो क्षत्रप कहते थे।
रुद्रदमन का प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? ये गिरनार अभिलेख प्रसिद्ध है। रुद्रदमन से पहले अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? ये प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? ये थे इंडो इंडो ग्रीक्स यानी हिंदो यूनानी। सबसे प्रसिद्ध हिंदो यूनानी शासक कौन सा? ये मियांडर था, यानी इसको मिलिंद कहते हैं। मियांडर और नाक्सेन के बीच बौद्ध संवाद किस पुस्तक में है? ये मिलिंदपाना पुस्तक में। ये बहुत फेमस है और ये राजा भी बहुत फेमस है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये इंडो ग्रीक ने ही किए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये रुद्रदामन प्रथम ये शकों का सबसे प्रतापी राजा था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? ये रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, हमेशा याद रखें, संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया? ये रुद्रदमन ने जारी किया था। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये 58 ईसा पूर्व, यानी कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ये 58 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। याद देखिए, यहाँ पे सातवां राजा भी दिए है, वैष्णव क्षत्रप दिए है, कुषाण दिए है, इंडो इंडो कुश ये पर्वतरांगा दिया, हिमालय चैन ये यहाँ पे पूर्ण मैंने दिया, पांड्या चोला कलिंगा भी राजा, ये आपको याद रहेंगे। कुषाण का सबसे महान शासक कौन था? ये कनिष्क थे। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईसा में ये शक वंश शुरू हुआ था। तब क्या हुआ था? ये कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पहले थी पुरुषपुर यानी पेशावर में, और बाद में क्या हुआ? मथुरा में की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क काल में, कुंडलम कश्मीर में हुई थी, हमने ऊपर देखा है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद ही क्या हुआ? हिनयान और महायान के बीच क्या? हिनयान और महायान के बीच बौद्ध धर्म बढ़ गया। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? ये थे चरक थे। वो किसके? चरक संहिता के लेखक थे। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष, देखिए अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, ये किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। किसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ये माध्यमिक सूत्र के लेखक है। गांधार कला और मथुरा कला का विकास किसके समय हुआ? ये कनिष्क के समय हुआ था। महाविभाषक सूत्र के रचनाकार कौन है? ये वसुमित्र है, महाविभाषक सूत्र के रचनाकार। महाविभाषक सूत्र को क्या कहा जाता है? ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषक सूत्र है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? हमने देखा अभी चरक थे। चरक किस क्षेत्र के विद्वान थे? ये आयुर्वेद के सबसे फेमस विद्वान थे। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी थी? हमने देखा चरक के द्वारा लिखी थी। चरक संहिता को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है चरक संहिता को। बहुत यह है, इसमें 8 भाग है और 120 अध्याय है। रेशम के सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक कौन थे? ये कुषाण शासक थे। शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने जारी किए? ये कुषाणों ने जारी किए। कनिष्क किस महान धर्म यानी कि धर्म की महान शाखा का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और देखिए हमने ये साउथ के तीनों डायनेस्टी के मैंने यहाँ पे इमेज दी है। चोला डायनेस्टी का क्या था? जो टाइगर था। चेरा का कौन सा था? ऋषभान। और पांड्या डायनेस्टी का क्या था? ये फिश की उनका ये था, चिन्ह था। अब हम देखेंगे संगम काल और उसके महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगम काल में चोलों का प्रतीक क्या था? हमने देखा अभी टाइगर था। पांड्या राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ये मदुरै थी। शिल्पाधिकरण यानी कि तमिल महाकाव्य है, किसके लेखक कौन है? इलागो आदिंगल ये शिल्पाधिकरण के लेखक है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न किन ग्रंथों को कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखें। शिल्पाधिकरण, मणिमेखलाई और जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य के त्रिरत्न ग्रंथ कहलाते हैं। तोल्कापियम क्या है? ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। और किस भाषा में? ये तमिल भाषा में है। तमिल साहित्य में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये तिरुकुरल। तिरुकुरल। ये अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। तिरुकुरल के रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर जी ये उनके रचयिता है। ये ग्रेट पोएट भी थे। सिंह के राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। हाथीगुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ये राजा खारवेल से है। खारवेल के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये हाथीगुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथीगुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? ये उदयगिरी, भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है। कुषाणों के बाद उत्तर भारत में किस शक्ति का उदय हुआ? इसका सही जवाब है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। ये संभव है। यवनिका यानी कि पर्दा प्रचलन का भारतीय रंगमंच पर किसने शुरू किया? ये यूनानियों ने किया है। सोनपुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया? कनिष्क ने करवाया था। किस शासन ने महाराजा धीराज और देवपुत्र की उपाधि ली थी? ये कनिष्क ने ली थी।
शकों के 5 शाखाओं में सबसे शक्तिशाली कौन सी शाखा थी? इसका सही जवाब है ये पश्चिमी शाखा उज्जैन की सबसे शक्तिशाली थी। यहाँ पे देखिए शका गुप्ताज, ये वदुकीज, वैष्णव क्षत्रपास, वाकाटकास, पल्लवास यहाँ मैंने दिया है। प्राचीन भारत में काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर को क्या कहता था? ये यवन प्रिय कहते थे। भारत में ज्योतिष कला पर यूनानी प्रभाव किस ग्रंथ में दिखा है? ये गार्गी संहिता में दिखा है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ये वासुदेव था। अब हम देखेंगे भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज गुप्त साम्राज्य के बारे में। और गुप्त साम्राज्य कहां से कहां तक था? 319 एडी से लेकर 500 यानी कि 540 एडी तक था। उसके महाराजा कौन से थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये श्रीगुप्त था। उसने क्या था? स्थापना की थी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट को राजा कौन था? ये था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? ये महाराजा धीराज ये उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने और कब की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ये समुद्रगुप्त था। और उनकी ये मार्वलस क्या थी? ये डांस यानी कि ये नटराज्य की वृत्ति थी। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ये हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति उनका ही लेखा है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और किसके दरबार में थे? ये समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? वीणा में, क्योंकि सिकोपर का वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधियां धारण कर ली थी? कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक ये उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। ये फेमस विक्रमादित्य है। और एंशियंट यानी हिस्ट्री में 14 बार विक्रमादित्य का टाइटल लिया है अलग अलग राजाओं ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। उसको क्या कहते थे? रूपक कहते थे। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास जी थे और धनवंतरी जी थे। बहुत ही फेमस थे। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास जी है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम हुआ। प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त शासक के समय हुनों का आक्रमण हुआ था? यह स्कंदगुप्त के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। उससे पहले किसने करवाया था? रुद्रदमन ने करवाया था। उससे और इसने स्थापना किसी मौर्य साम्राज्य में स्थापना की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब हम देखेंगे कला, विज्ञान और प्रशासन के बारे में। गुप्त काल में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? वो देश था जिसका शासक कौन? गोपा कहलाता था। प्रांतों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? उसे भुक्ति कहते थे, जिसका शासक उपरी कहलाता था। जिले के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये विषयपति कहा जाता था। गुप्त काल में भू राजस्व यानी कि टैक्स की क्या दर थी? उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग दर थी। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए? ये गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। कायस्थो यानी कि लेखक वर्ग का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति से मिलता है? याज्ञवल्क्य श्रुति में लेखक वर्ग का सर्वप्रथम क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। उसको कहते थे कायस्थो। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि परम भागवतम। गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। अजंताओं की गुफा यानी कि 16 नंबर 17 नंबर का संबंध किस काल से? यह गुप्त काल से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है जो गुप्त काल में लिखी गई है? विष्णु शर्मा है, गुप्त काल में लिखी गई है, हमेशा याद रखे। आर्यभट्ट ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, एक थे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके काल में हुआ? यह गुप्त काल में हुआ। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है जिन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है? यह ब्रह्मगुप्त है, जिन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। हमने भारत का आइंस्टाइन देखा, अभी न्यूटन देख रहे हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ है। झांसी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली का उदाहरण है? पंचायतन शैली का उदाहरण ये गुप्त काल में है। देखिए हम डिटेल से ले रहे ताकि आपके एंशिएंट हिस्ट्री की क्या हो सके? पूरी की पूरी रिवीजन हो सके। साथ ही आप हमारा 812 एमसीक्यू का 1 ईयर के करंट अफेयर्स के आप रिवीजन सीरीज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी मैंने
जनवरी, फरवरी और मार्च के भी करंट अफेयर्स लिए है, वन लाइनर लिए है, कम समय में आपकी तीनों महीने की क्या होगी रिवीजन हो जाएगी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? ये संस्कृत थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या स्वर्ण युग कहते थे? किस काल को? गुप्त काल को कहते थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ये एरन अभिलेख में मिलता है। कब ये थे? ये 510 ईसा में मिले थे, भानुगुप्त के समय में। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता, हमने ऊपर देखा, रूपक कहते थे। वराहमिहिर कौन थे? ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष विद भी थे। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था, ये हमेशा याद रखे। कुमार संभवन महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की? कालिदास द्वारा की थी। भास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? सपन वास्तव व दत्ता, ये भास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। विशाखा विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस किस वंश की जानकारी मिलती है? हमने देखा मौर्य वंश की साथ गुप्त काल की ये पृष्ठभूमि पेश करता है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जी का। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहलाते थे। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी? ये थी संस्कृत। चंपू शैली में वो लिखा गया। किसने लिखा है? हरिसेन ने। गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? हुनों के आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी, ये गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण थे। गुप्त वंश को वह शासक कौन था जिन्हें हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? यह था स्कंद गुप्त था। ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। महरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत अभी भी है दिल्ली में महरौली का लौह स्तंभ। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यानी कि मोनार्किकल थी, ये हमेशा याद रखे। अमरकोश के लिखा हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए सबसे प्रमुख मुख्य बंदरगाह कौन सा था? ये ताम्रलिप्ति थी, ये बंगाल में कहते थे। विष्णु के वराह अवतार की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ स्थित है? एरन में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली वृद्ध महिलाओं को क्या कहते थे? कुटनी कहते थे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के जारी किए? सोने के सिक्के जारी किए हैं। सती का हमने देखा। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन है? ये अग्निमित्रम है, ये हमेशा याद रखे। गुप्त काल में भूमि राजस्व संग्रह करने वाला विभाग कौन सा था? ध्रुवाधिकरण, ये क्या टैक्स ग्रहण करने वाला विभाग था। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती है? गुफा नंबर 16, 17 और 19, ये क्या है? 19, 16 और 17, ये गुप्तकालीन गुफाएं है। पंचतंत्र का मुख्य रूप से किस भाषा में लेखन हुआ? संस्कृत। विष्णु शर्मा द्वारा ये लिखा गया है। मथुरा कला का चरण उत्कर्ष किस काल में होता? यह गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त शासक को शकारी यानी कि शकों का विनाशक कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे। गुप्त काल में वह कौन सा स्थान है जहां से भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी? ये वो स्थान है बहाना, भरतपुर राजस्थान के नजदीक है। किस पुराण में गुप्त वंश की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है? हमने ऊपर देखा है, वायु पुराण में मिलती है। गुप्त काल में श्रेणियों यानी कि गिल्ड्स के प्रधान को क्या कहते थे? ज्येष्ठ कहते थे। कालिदास की कौन सी रचना दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है? ये अभिज्ञान शकुंतलम है, नाम से पता चलता है। गुप्त काल के मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन क्या था? ये था जुआ यानी कि दूध क्रीड़ा और पशु युद्ध। भास्कर प्रथम किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये खगोल विज्ञान और गणितज्ञ थे। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत कहलाते थे। गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? यह संस्कृत था। कामंदंग द्वारा रचित नीति सार किस विषय पर आधारित है? ये राजनीति और शासन पर आधारित है, कामदंग द्वारा रचित नीति सार। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान यानी कि दक्षिण पथ के कितने राजाओं को उसने हराया था? ये हराया था कितने? 12 राजाओं को। दक्षिण पंथ के राजाओं को। और उत्तर पंथ के कितने राजाओं को हराया था उसने? 9 राजाओं को हराया था उत्तर पंथ में हमेशा याद रखे। अजंता की गुफा नंबर 17 में क्या कहा जाता है? उसको चित्र शैली कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वाधिक चित्र अभी भी सुरक्षित है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा और सारनाथ, ये प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ये उज्जैनी थी। गुप्त काल में शिंपी यानी आर्टिसन संघ को क्या कहते थे? निगम कहते थे। किस शासन ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवी की नाती कहा है? किसने? समुद्रगुप्त ने कहा है। गुप्त काल में अग्निहार भूमि किसे दी जाती थी? मंदिरों और ब्राह्मणों को अग्निहार भूमि दी जाती थी। प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट्ट किस काल के थे? ये गुप्त काल के थे।
देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना किसने की? ये विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यवत कितने कितने राजाओं को हराया था? ये 9 राजाओं को हराया था। कालिदास की कौन सी रचना मेघों के माध्यम से संदेश भेजने पर आधारित है? ये है मेघदूत। किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? ये समुद्रगुप्त ने दी थी। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ये वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका के लेखक है। गुप्त काल में प्रमुख शैक्षणिक केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र था, वल्लभी था और उज्जैन भी थे। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे महिर्षमर्दिनी के रूप में दिखाया गया है? महिषमर्दिनी के रूप में ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिखाया गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? विलियम जोन्स ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में धन्वंतरि कौन थे? ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन गुफा चित्रकारी का श्रेष्ठ उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? अजंता और बाकी गुफाओं में मिलता है। मुद्रा राक्षस किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी देता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है रामगुप्त के संदर्भ में। और किसने लिखा मुद्रा राक्षस को? आपको कमेंट बॉक्स में देखा, हमने ऊपर ही देखा है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय कहलाती थी। यह हमने देखा कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से होता था? ताम्रलिप्ति पूर्वी तट से होता था और भृगु कच्छ पश्चिमी तट से होता था। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है? कुमार संभवन में यह उनके जन्म का वर्णन है। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की प्रमुख कला कौन सी थी? मथुरा और सारनाथ शैली ये मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैली थी। गुप्त काल में शून्य और ये हमने देखा कि दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? ये आर्यभट्ट ने किया है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की किस शैली का विकास हुआ? यह नागर शैली का ये विकास हुआ है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बृहत संहिता की ये वराहमिहिर ने प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बृहत संहिता की रचना की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन सी नए शक्तिशाली वंश उभरा? ये पुष्पभूति वंश उभरा था। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में वर्धन डायनेस्टी ये सबसे शक्तिशाली बनकर उभरी है, जिसका सबसे ज्यादा महान राजा था हमारे प्यारे हर्षवर्धन जी। इसी काल को हम क्या कहते हैं? गुप्त यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड कहलाते हैं। हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? ये पुष्पभूति थे। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये थानेश्वर हरियाणा में थी। वर्धन वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्रों के नाम कहते? राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन यानी कि मगध यानी कि थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? 606 यानी कि 606 में ईस्वी में यानी कि 16 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहा स्थानांतरित की? कन्नौज स्थानांतरित की थी। को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिलादित्य अन्य नाम से उसको जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आए? ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हुएन सांग को और किस नामों से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि इस नामों से जाना जाता है। हुएन सांग की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? सी यू की थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये बाणभट्ट थे। हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन थे? ये बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन ने स्वयं कौन से 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे? ये थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये पीएनआर है जो कि हम टिकट निकालने के लिए यूज करते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने उसे हराया था। पुलकेशी द्वितीय और हर्ष के युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? ये ऐहोल अभिलेख से मिलता है। हर्षवर्धन किस धर्म का महान संरक्षक था? प्रारंभ में शैव था, बाद में बौद्ध यानी कि महायान धर्म का यानी कि बौद्ध के महायान सेक्ट का वो था संरक्षक था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? हुएन सांग था। प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। वो कहा प्रयाग इलाहाबाद में। यही से क्या हुआ था? यही से महाकुंभ की योजना का स्टार्ट होता ये इलाहाबाद में। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति यानी कि चांसलर कौन था? ये थे शिलभद्र जी थे। हर्षवर्धन के समय भू राजस्व टैक्स की क्या दर थी? उसका उपज था 1/6 था। हर्ष के शासनकाल में सूती वस्त्रों के निर्माण के मुख्य केंद्र कौन सा था? ये मथुरा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के प्रशासन में अवंती किसे कहा जाता था? युद्ध और शांति का मंत्री को इसे अवंती कहते थे। हर्ष की सेना में कुंतल किसे कहा जाता था? अश्व सेना का प्रधान को कुंतल कहते थे। हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? ये तुला यंत्र का यानी कि जल पंप का प्रयोग होता था। बाणभट्ट ने हर्ष को क्या कहा था? चतुर समुद्रों का अधिपति कहा था। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। पल्लव राजवंश, चालुक्य और राष्ट्रकूट। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? ये
सी विष्णु जी थे। पल्लव की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने की थी मत विलास प्रहसन की। महाबलीपुरम में एकाश्म रथ यानी कि रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने, कैलाशनाथ मंदिर किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? यह जयसिंह थे। चालुक्य वंश वातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को हराया था। ईरानी राजा खुसरो द्वितीय ने किसके दरबार में राजदूत भेजा था? ये पुलकेशी द्वितीय के दरबार में ईरानी राजा खुसरो द्वितीय ने अपने राजदूत भेजा था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये दंतेदुर्ग था। कब किया था? 752 ईसा में किया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी? मणिक यानी कि मान्यखेत उनकी राजधानी थी। हमने अभी देखा है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम यानी कि राष्ट्रकूट शासक द्वारा किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसके समय हुआ? राष्ट्रकूटों के समय हुआ है। कविराज मार्ग की रचना किस राष्ट्रकूट राजा ने की थी? ये अमोघवर्ष राजा ने की थी। ये देखिए चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, या हमने साउथ इंडिया के देखे हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये गोपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये धर्मपाल ने की थी। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच हुआ? पाल वंश हुआ, प्रतिहार हुआ और राष्ट्रकूट, तीनों के बीच ये युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसकी विजय हुई? प्रतिहारों की ये विजय हुई है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। गीता गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। तो सेन वंश का था। गीता गोविंद किसने लिखी? जयदेव जी ने लिखी है। अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है, उत्तर भारत का। हर्षवर्धन के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। जिला अधिकारी को क्या कहते थे? विषयपति कहते थे। और हर्षवर्धन जी की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईसा में हुई थी। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चोल, चेर और पांड्य। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। चोलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तंजावुर, तंजौर में थी। इस चोल शासक ने गंगैकोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। बहुत ही फेमस टेम्पल भी है, आप जरूर देखा होगा। चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन यानी कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चोल वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तंजावुर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू कहलाते थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में किसने बदल दिया था? ये राजेंद्र प्रथम ने बदल दिया था। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध कांस्य की कौन सी प्रतिमा है? हमने देखा नटराजन की शिव की मूर्ति हमने देखा है। उत्तर मेरू अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? परांतक प्रथम का है उत्तर मेरू अभिलेख। और ये किसके लिए फेमस है? ग्राम सभाओं का वर्णन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मा पल्लव वंश का अंतिम शासन था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? ये द्वार समुद्र थी। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? ये विष्णुवर्धन था। कादम्ब वंश की स्थापना किसने की? मयूर शर्मा ने की थी। यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लम पंचम थे। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम, राजधानी थी उनकी वारंगल। हमने अभी देखा कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मा प्रथम थे। किस शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण कर ली थी? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन थे? तैलभ द्वितीय थे। मिताक्षरा ये कानूनी ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे हुआ है। संगम काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाले प्रिय देवता कौन थे? ये मुरुगन देवता थे यानी कि कार्तिकेय देवता थे। ये बहुत ही फेमस देवता है। चेर वंश का प्रतीक क्या था? हमने देखा धनुष था। पांड्य वंश का प्रतीक क्या था? मछली था। प्राचीन चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये चोल वंश का था करिकाल। किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था? नेंडुजेलियन जी ने ये अपना राजदूत भेजा था। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा आ गया है सेक्शन प्राचीन भारत के विविध तथ्य यानी कि साहित्य के, कला के और यात्री के। हमने कुछ कुछ देखा है, जैसे कि मुद्रा राक्षस का लेखक मिशाकादा देखा है। मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना के लेखक कौन है? ये शूद्रक है। राज तिरंगिनी यानी कि कश्मीर का लेखक कौन है? ये कल्लन है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ये सोमदेव जी है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है।
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? यह अनवार ए सुहेली नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये मोरक्को का था। हाल ही में, हालांकि ये मध्यकाल में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? सम्राट अशोक के दरबार में आया था। चीनी यात्री इत्सिंग कब भारत आया था? वो 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। उदयपुरी विश्वविद्यालय बिहार में है, किसकी स्थापना की थी? ये गोपाल ने की थी। ये पाल वंश का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। हाँ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? ये गंग वंश के शासकों ने बनाया। अनंतवर्णम चोण गंगा के द्वारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत ही फेमस है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? यह नागर शैली में हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट अबू अभी किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। यह सोलंकी के काल में बनवाया था। अंकोरवाट का मंदिर यानी कि कंबोडिया में किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया है। चरिक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक से संबंधित है। सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है? शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक माना जाता है। अजंता की चित्रकला किस धर्म से प्रेरित है? यह बौद्ध धर्म से प्रेरित है। प्राचीन काल में कलिंग का सबसे महान शासक हमने देखा खारवेल था। विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। यानी कि 58 में क्या हुआ था? विक्रम संवत, और शक संवत का 78, उनको बेरीज करके 135। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के चोल वंश के बारे में। हमने देखा मदुरै किस वंश की राजधानी थी? ये पांड्य वंश की राजधानी थी। चोल प्रशासन में मंडलम किसे कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था। पेरियार पुराणम की रचना किसने की थी? सेक्कीझार ने की थी। ये चोल काल के थे पेरियार पुराणम की। कंबल जी ने तमिल में रामायण की रचना किस काल में की थी? ये चोल काल में की थी। हम अभी देखेंगे। महेंद्र वर्मा प्रथम द्वारा लिखित नाटक ये मत विलास प्रहसन है। एलिफेंटे गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर की शैली में बना है? ये राजसीय शैली में बना है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? ये मालकड़ में थी। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? ये नगरम कहा जाता था। चोल काल में सड़कों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती थी? ये बगान वारियम समिति कहलाती थी। ये अरेकामांडू पुदुचेरी के पास किसके लिए प्रसिद्ध था? ये रोमन व्यापार के केंद्र के रूप में अरेकामांडू फेमस था। तिरुकुलर यानी कि तमिल बाइबल के लेखक थे। हमने देखा तिरुवल्लुर जी ये फेमस लेखक थे। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ये कोकनी वर्मा ये था। पांडव देश का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? ये मेगास्थनीज ने किया था। प्राचीन भारत में निश यानी कि निक्ष क्या था? ये सोने का एक आभूषण या सिक्का था। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हमने देखा महाकवि भास थे। शून्यवाद यानी कि शून्यवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये नागार्जुन थे। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि थी। हितोपदेश के लेखक कौन है? ये नारायण पंडित ये हितोपदेश के लेखक है। प्राचीन भारत में अग्रहार किसे कहा जाता था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को प्राचीन भारत में अग्रहार कहा जाता था। येरन का अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भानुगुप्त से है। सती का प्रथम साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। इंडिका पुस्तक मूल रूप से मेगास्थनीज ने लिखी। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऋतु संहार थी। मालविका विगमती देखा। सांची का स्तूप कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंद्रगुप्त हमने देखा। बिंदुसार ये किसके संप्रदाय? ये भी देखा। कलिंग युद्ध का है। अशोक का धम्म क्या था? ये नैतिक संहिता यानी कि एक मोरल कोड था। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? ये 12वीं थे। किताब उल हिंद यानी कि तहकीत हिंद के लेखक कौन थे? ये अलबिरूनी थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बटा था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञान है। किस मार्ग की हमें जानकारी मिलती है? लाल सागर के व्यापारिक मार्ग की हमें जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ के लेखक का संबंध किस गुप्त शासक से? ये स्कंदगुप्त के शासक से है। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? ये वत्सभट्टी थे। देवपांडा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये विजयसेन शासक से है। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश मिहिर भोज से ग्वालियर प्रशस्ति शासक ये संबंधित है। अशोक के किस स्तंभ को रानी का स्तंभ लेख कहा जाता था? कौशाम्बी का स्तंभ लेख को अशोक का रानी का स्तंभ लेख कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? हमने देखा प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि कांस्य युग की वो सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये हड़प्पा सभ्यता का था।
हमारे अब हम एंडिंग कर रहे हैं हमारे प्राचीन प्यारे भारत को, तो हम देखेंगे तमिल के साहित्य के 3 महान त्रिरत्न कवि, साथ ही साथ तेलुगु के त्रिरत्न महान कवि और कन्नड़ के साहित्य के त्रिरत्न कवि थे। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कभी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा गलत हो सकता है। कम्मन जी की रचना, कम्म रामायण की रचना इन्होंने की थी, ये तमिल के त्रिरत्न कवि थे। ओट्टकुट्टुन ओट्टकुट्टुन जी ये चोल राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखते थे, और पुगालेंदी जी ये इन्होंने क्या किया, नलवेलना की रचना की। ये ग्रंथ किसके नैतिक शिक्षा, सदाचार और जीवन के आदर्शों के बारे में आधारित है। और ये कौन से थे? ये तमिल साहित्य के हमारे महान त्रिरत्न कवि थे, ये चोल वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही तेलुगु साहित्य के ये त्रिरत्न कवि थे। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नयन जी थे, तिक्कन्न जी थे, एर्राप्रगंडा जी थे। ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिलकर संस्कृत का महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। और ये तीनों महारत्न यानी त्रिरत्न महान कवि हमारे देश के कवि काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। और कन्नड़ के त्रिरत्न कवि थे, पंपा जी थे, पोन्न जी थे और रन्न जी थे। इन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा ये कौन से थे? ये तीनों जैन कवि थे, और उनकी रचनाएं मैंने यहाँ दी है। शांतिपुरम, जीना शर्माला, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन चरित्र है, उन्होंने लिखा है। इनकी रचना आदि पुराण में है। विक्रमार्जुन, विजय महाभारत की कथा पर ये है। ये तो मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे। विशेष रूप से महाकवि पन्नजी राजा हरिकेसारी द्वितीय के दरबार में कवि थे। तो दोस्तों, हमने हमारे प्यारे प्राचीन भारत के इतिहास को हमने ये कवर कर लिया। आपको सबको बधाई और आपका शुक्रिया भी।